Good morning, class. Today we will study about the cause of rolling friction and what is the coefficient of friction, angle of friction, and angle of repose. The first of all, let's start with the topic cause of rolling friction. In the last topic, we have already studied about the rolling friction and sliding friction. When the one body roll over the surface of another body, it is called rolling friction. And sliding friction, a force which comes into play when one body slide over the surface of another body is called sliding friction. Now हम रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है. वाई? देखो, रोल का मतलब एक जैसे टायर्स हैं वो बिना स्लिप किए बिल्कुल प्रॉपर अगर रोल करते हुए जाते हैं तो वो एक आइडियल सिचुएशन है, उससे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रोटेट करवाते हुए उससे आगे मूव करें तो उसके लिए एफर्ट्स भी कम होते हैं, अप्लाइड फोर्स भी कम होती है. वो क्योंकि जब कोई चीज़ रोल करते हुए आगे मूव करती है देन द सरफेस एट द कॉन्टैक्ट डू नॉट रब ईच अदर. उनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो भी जीरो होती है, क्योंकि उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत ही कम होगा. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होने से क्या होगा कि उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारी जो डिपेंड करती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिपेंड करती है जितना हमारा एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है. तो अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही कम होगा तो रिलेटिव मोशन को वो कम अपोज करेगा, जिससे हमारा जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लेस होगा. नाउ हियर वी हैव स्टडी द कोज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जब कोई चीज़ रोल करते हुए मूव करती है तो वो सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन. तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो डिप्रेशन का मीनिंग क्या है. जब ये टायर्स हैं ये सरफेस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे एक क्योंकि सरफेस हमारा जितना भी हार्ड हमें दिखे बट वो कुछ कंप्रेस होता है अगर उसके ऊपर वेट है, तो यहाँ पे ये डिप्रेशन वही रिप्रेजेंट करता है. तो डिप्रेशन क्या हो गया कि बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट. अब वहाँ पे डिप्रेशन के टाइम पे एक माउंट बन जाता है. माउंट क्या चीज़ हो गई, जहाँ पे टायर को आगे फर्दर मूव करने के लिए इसको क्रॉस करना होता है. तो बेसिकली अगर टायर को मूव करना है तो इस वाले पोर्शन से आगे की तरफ उसे फोर्स लगानी है, जिससे वो यहाँ पर जितनी भी एडिसिव फोर्सेस है उनके कांटेक्ट को रिड्यूस करके आगे मूव कर सकता है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, टायर को अगर मूव करना है तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे जिससे वो आगे नेक्स्ट सरफेस पे वो मूव करना स्टार्ट करेगा. इस तरह से आपका जो हमारी जो टायर है वो फर्दर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट इज वाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो अपने अकॉर्डिंग अगर हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, बट एक लिमिटिंग पॉइंट के बाद एक अल्टीमेटली एक पॉइंट के बाद बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद उसकी वैल्यू काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है. तो इस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. तो इसीलिए हम स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. नाउ नेक्स्ट इज the laws of limiting friction. There are basically 4 laws of rolling friction. First is the magnitude of force of limiting friction is directly proportional to the normal reaction. तो जो हमारा फ्रिक्शन है यहाँ पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे, क्योंकि देखो जो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन है इट इज़ वेरी टफ टू फाइंड आउट द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, बट हम लिमिटिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं. क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जहाँ पर एक बॉडी अपने मोशन को जस्ट स्टार्ट करती है, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, द मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द बॉडी. तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसीलिए हम यहाँ पे जो सभी लॉज हैं वो लिमिटिंग के लिए ही अप्लाई होंगे. तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और कितना सरफेस उसके ऊपर रिएक्शन लगा रहा है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विच वन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग स्टार्ट. तो हमेशा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन बॉडी के मोशन की डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है. Next, the force of limiting friction is independent of the apparent area of contact.
जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स इट डजेंट मैटर कि ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है, वो डिपेंड करता है कि सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट कितना है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट, वो एपरेंट एरिया से इंडिपेंडेंट होती है. नाउ नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सरफेस का नेचर क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्सेज होती हैं कि वेदर वो एडिसिव फोर्सेज हैं और कोहेसिव फोर्सेज हैं, और जो एडिसिव है वो कितनी स्ट्रॉन्गर फोर्सेज हैं, तो ये उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल न्यू से. न्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. तो सबसे पहले जो एफ है दैट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉर्मल रिएक्शन. नाउ अब यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक इक्वालिटी यूज़ की है बाय यूजिंग द रिलेशन न्यू. तो न्यू क्या हो गया यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो न्यू क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स, दैट इज़ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन. तो ये इसका फॉर्मूला है जिसे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो सेंड किया था, वहाँ पे भी हम ऐसे ही न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिससे हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ये एक्सपेरिमेंट भी इम्पॉर्टेंट है. So coefficient of limiting friction between any two surfaces in contact is defined as the ratio of limiting to the normal reaction. Now जो न्यू है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहले तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर कि सरफेस कितना स्मूथ है, कितना रफ है, एंड ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, एंड इट इज़ डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ सरफेस. बेसिकली हम कह सकते हैं ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारे नेचुरल फैक्टर्स हैं. तो न्यू उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो जो न्यू है वो आपका फोर्स इज़ डिवाइडेड बाय फोर्स है, तो इट मीन्स इसकी कोई यूनिट भी नहीं है, तो इसकी जनरली ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती. जो इसकी वैल्यू होती है हमेशा वो 0 से और 1 के बीच में लाई करती है. न्यू की वैल्यू हमेशा लाई करती है 0 और 1 के बीच में. तो ये हो गया हमारा न्यू. तो हमारे पास एक पॉलिश सरफेस है, उसमें न्यू की वैल्यू होगी 0.2, और अगर वो लुब्रिकेटेड है मतलब हमने उसको ऑयलिंग की हुई है, ग्रीस किया हुआ है, तो उसकी न्यू की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है 0.1, एंड जनरली इसकी जो वैल्यू है 0.2 से 0.5 तक लाई करती है. तो अगर हम उन केसेस की बात करें कि जो अगर हमारे पास सरफेस बिल्कुल ही इरेगुलर है, वहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेगुलर नहीं बन रहा, उसी केस में जो न्यू है वो 1 से एक्सीड करता है, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1. नाउ सिमिलरली तो यहाँ पर अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूँ तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा काइनेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. सो इट इज़ लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है जिसमें हम स्टैटिक फ्रिक्शन, और सिमिलरली अगर हम न्यू एस कैलकुलेट करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर हम न्यू के यूज़ करेंगे ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन. ऐसे ही न्यू आर है, न्यू आर क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन. तो हमारा जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यूज़ हम जो वैल्यूज़ है वो मीटर्स में होती हैं वैसे ही, क्योंकि उसमें जो हमारे पास फार्मूला होगा वो यहाँ पर हम आर की वैल्यू यूज़ करेंगे, दैट इज़ आर डिवाइडेड बाय आर, इसीलिए वहाँ पे जो इसकी यूनिट होगी वो आर होगी. अदरवाइज़ इसकी जो ये डायमेंशन लेस होता है और वैल्यू इसकी 0 से 1 के बीच में लाई करती है. नाउ नेक्स्ट इज़ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो ये एंगल है दैट इज़ कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन. नाउ अगर हम इसे इस फिगर में हम देखें तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट होगी, दैट इज़ एफ. अब इसका जो वेट डाउनवर्ड है तो इसका रिएक्शन अपवर्ड होगा, दैट इज़ आर. एफ और आर दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन के अलोंग है, और जो इसका रिजल्टेंट आर के साथ जितना एंगल बना रहा है दैट इज़ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली हम ओ
ए सी, यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर करेंगे और जहाँ से हम टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ ए सी डिवाइडेड बाय ओ ए। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई एफ डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो गया, न्यू। तो हमारे पास ये होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो थीटा इज़ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है तो हम उसे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, जिस एंगल पे, मिनिमम एंगल जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जस्ट स्टार्ट हो, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको सेंड करूँगी। एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगन टू स्टार्ट। तो हमारे पास ये जो एंगल है बेसिकली, जो हमारा सरफेस एक प्लेन के साथ बनाता है, जितना हमारा इंक्लाइंड सरफेस हमारा सरफेस के साथ होगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम अल्फा से रिपोज, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल। हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट जो रिएक्शन है वो सेंटर पे लगता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये हो गया आर। नाउ बॉडी का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ऑब्जेक्ट। तो अब उसमें यहाँ पे जो वेट है उसको हम डिसॉल्व करेंगे। इसके दो कंपोनेंट हैं, एम कॉस थीटा एंड एम जी साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइन अल्फ़ा है इट विल बी बैलेंस्ड बाय द लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जो आर है इट विल बी बैलेंस्ड बाय द एम जी कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम एफ और आर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, दैट इज़ न्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। तो हम एंगल ऑफ रिपोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द फाइंड ऑफ